जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और कल हमने पढ़ा था दोस्तों हिंदी साहित्य के स्रोत, है ना। हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनके स्रोत पढ़ रहे थे कि ये हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं इनका जो स्रोत हैं आखिर ये किस आधार पर ये स्रोत लिखे गए, ये ग्रंथ लिखे गए। चाहे दोस्तों आप गारसादा तासी जी को ले लें, चाहे ग्रियर्सन जी को ले लें, चाहे मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ले लें, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अब इतिहास ग्रंथ लिखे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई आधार तो बनाया होगा। तो कल हमने ये पूरा वीडियो एक अपन ने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। अब दोस्तों देखना, हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर कार्ड की तैयारी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं दोस्तों जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला तो यही होता है हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में होता है। उसके बाद आदिकाल आपके सिलेबस में होता है, भक्ति काल होता है, रीतिकाल होता है ना, आधुनिक काल होता है। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपकी टीजीटी में भी हैं, पीजीटी और जेआरएफ नेट में भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निरंतर अध्ययन करते रहें। ठीक है, और एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि आपको बुक कौन सी खरीदनी है। ठीक है, आपके लिए जो बुक है वो सबसे अच्छी बुक कौन सी हो जाएगी मैंने कई बार भी आपको बताया है, लेकिन एक बुक स्पेशल एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें आपको केवल बताऊंगा कि बुक कौन सी अच्छी है आपके लिए। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, सभी लोगों के लिए दोस्तों शेयर भी करना है ना। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं, जहां पर आपको दोस्तों बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, और वहां पर आपको ज्वाइन क्लास भी मिलेगी जो मैं स्पेशल चालू करने वाला हूं, जिसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम स्पेशल वीडियो शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों ये घटना चक्र की बुक है जहां से आज हम पढ़ रहे हैं। घटना चक्र की बुक में बहुत ही बढ़िया दिया है, आप घटना चक्र की बुक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखें पूरा आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास में। आज आपका जो पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। परंपरा का सूत्रपात आपको बताना है दोस्तों, तो किसने कर दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कर दिया है, गारसादा तासी ने किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर मिश्र बंधु ने। ये चार विकल्प हमें मौजूद हैं यहाँ पर, और चार में से एक चयन करना होता है जब, तो आपको पता होगा। और ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात किया है वो किया है गारसादा तासी ने किया है, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ हमें पढ़ना है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो ये किया गारसादा तासी ने। ठीक है, और ये किस भाषा में इन्होंने किया, तो ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने किया। ठीक है, 2 पॉइंट आपका हो गया। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसादा तासी ने। ठीक है, किस भाषा में किया, फ्रेंच भाषा में किया। ठीक है, इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था, इस्तबार दा लित्रित्युर हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनका ग्रंथ था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। ये भी आपका पॉइंट होगा, किस क्रमानुसार। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सुनील शर्मा जी कि जो गारसादा तासी हैं इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की जो है कौन सी विधि अपनाई है, तो इन्होंने विधि अपनाई है वर्ण क्रमानुसार अपनाई है। ठीक है, और इसका प्रथम जो भाग है वो सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो गारसादा तासी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है, यहां से बाहर कोई प्रश्न ना टीजीटी में आएगा ना पीजीटी में आएगा। ठीक है, क्या याद रखोगे कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, फ्रेंच भाषा में किया,
इनका जो ग्रंथ है इस्तबारदाल्ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग जो है 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इतनी चीज आपने नोट्स कर ली होगी, अगर नहीं नोट्स की है तो आप जरूर कर लें, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रख लेना है कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1888 में हुआ। किसके विशेषांक में हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में हुआ, ठीक है। आपसे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फतेह सिंह जी, आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? 1888 में हुआ, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है। और दोस्तों, हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में जो पहला इतिहास कहा जा सकता है तो वो कहा जा सकता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास भी किसमें किया गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। इसको सभी लोग याद करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ये चीज आपको बतानी है। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, ग्रियर्सन जी ने किया, गारसा दातासी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? ये चीज आपको बतानी है, तो जल्दी से उत्तर में बताएं। हमने पहले भी पढ़ लिया है इसका आंसर, और इसका उत्तर भी आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका होगा दोस्तों, क्या होगा? इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया, गारसादा तासी ने। गारसादा तासी यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? प्रश्न क्रमांक 3। अब देखो, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गारसादा तासी ने किया, है ना। विस्तृत में हमने सब कुछ पढ़ लिया, यानी कि इतनी चीज जो हमने पढ़ी है गारसादा तासी के बारे में, एग्जाम कोई भी हो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कमला जी, फ्रेंच भाषा में, यानी कि जो बी नंबर है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? प्रथम लेखक का नाम, कई प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन से हैं? और ये दोस्तों बुक जो है, ये घटना चक्र की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं। इसमें विस्तृत आपका जो प्रश्न है उसकी व्याख्या सहित उत्तर दिया है, तो ये बुक भी आप खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो आपने बिल्कुल सही बताया, फिर से गारसादा तासी। यानी कि यहां पर क्वेश्चन के प्रकार दिए हैं, उत्तर तो आपका एक ही है गारसादा तासी, लेकिन इसके प्रकार अलग अलग दिए हैं। प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है, उत्तर आपको एक ही लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो अपना प्रश्न आता है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं हम। ये आपका प्रश्न है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, अभी मैंने आपको पद्धतियां नहीं पढ़ाई हैं, पद्धतियां आपको बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया, सबसे पहले तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो निश्चित तौर पर इसके कोई ना कोई स्रोत जरूर होंगे, ठीक है, स्रोत होंगे। तो दोस्तों वो हमने कल स्रोत पढ़ लिए थे। अब दोस्तों ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो विशेष पद्धतियों के आधार पर लिखा हो गया,
है ना। तो विशेष पद्धतियां भी हम बताएंगे, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ये सारी पद्धतियां मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर आपसे पूछा गया कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था, तो आपको बताना है और आपने चयन भी किया है प्रश्न क्रमांक 5 में। बोले सर इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। काल क्रमानुसार लिखा गया यानी कि सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास किया है वो किसमें किया गया, काल विभाजन का प्रयास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ही किया गया है। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप बता देना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। इसको आपको याद करना है, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी भी है। अब आपको अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, इस्तबारदा ला लित्युत्तुर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। देखो प्रश्न कई बार देखो ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, ये जो घटना चक्र में है ये पूछे प्रश्न आपको बताता है और उसका विवरण और व्याख्या सहित आपको बताता है। तो ये बुक भी बड़ी अच्छी है आपके लिए, एक बार जो भी हमारे नए साथी हैं वो इस बुक को खरीद कर एक बार अच्छे से प्रयास कर सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। और इस्तबारदा ला लित्युत्तुर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक का नाम हमें बताना है। क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन है और कई तरीके से आपका अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तब आपने बताया कि सर इसका उत्तर भी गार सादा तासी ही होगा, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो पहला इतिहास देखो ये भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, अभी हमने इस ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी पढ़ा। ये दूसरा टीजीटी एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था। ममता चौहान जी हमारी ज्वाइंट मेंबर हैं और जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो ज्वाइंट मेंबर जरूर बने, ठीक है। बहुत बढ़िया, एस जी ने पढ़ी है इस बुक को और बहुत अच्छी बुक है, आप भी देख सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है। अब हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं दोस्तों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 है और 8 में हमें उत्तर भी बताना है। यहां पर प्रश्नों के प्रकार दिए हैं कि एक ही प्रश्न जिसका उत्तर एक ही होता है वो कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, वो चीज यहां पर हमने समझ ली है। ये चीज सभी को याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर आपको हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, जोशुआ केटलर हैं, किशोरीदास वाजपेयी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की घटना चक्र की बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं, है ना। अब हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है ये आपको बताना है। व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण तो किसने लिखा है, प्रश्न क्रमांक 8 में बहुत बढ़िया आपने उत्तर बताया है कि जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विस्तृत अध्ययन दिया है उसको भी हम देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं, है ना। और ये डच यानी कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर में लिखी थी। कौन सी ग्रामर में लिखी थी, हिंदुस्तानी ग्रामर में लिखी थी, जो 1775 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में। अब देखो यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, कामता प्रसाद गुरु आपने बता दिया, लेकिन यहां पर हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदी में लिखने वाले अगर आपसे पूछा जाता तब आपका उत्तर वो होता। तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी का प्रथम जो व्याकरण लिखा है वो जोशुआ केटलर ने लिखा है। जोशुआ केटलर ने कब लिखा, 1715 में लिखा। किस भाषा में लिखा, डच भाषा में लिखा, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है, ये भी आपको याद रखनी है,
ठीक है। और 1743 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में और हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। तो यहां पर आप सभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, आपने उत्तर बता दिया जोशुआ केटलर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, व्यवस्थित रूप देने को, यानी कि एक क्वेश्चन वो है दोस्तों जो आपकी टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है नमन सोलंकी जी। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा बुक कौन सी है, कौन सी आपको खरीदनी है ना। और एक वीडियो तो मैं बुक से संबंध लेकर के आऊंगा कि आपको बुक कौन सी खरीदनी है, ठीक है। तो एक बुक बुक का वीडियो में लाऊंगा, कौन कौन सी हिंदी साहित्य के लिए सबसे अच्छी बुक रहेंगी जिसका अध्ययन आप कर सकते हो, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, ये चीज हमें चयन करनी है। और ये है आपका व्यवस्थित रूप देने का, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो श्रेय है रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र शुक्ल यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी को, इनको हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है, यानी कि आपका उत्तर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर संजू वाला जी बिल्कुल सही है। अब यहां से थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है, बिल्कुल है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, ये चीज आपको नोट करना है। 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसकी भूमिका में लिखा था, तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया ग्रंथ था जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप दे दिया गया था, ठीक है। तो ये 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये प्रकाशित हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ। और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी जाता है तो किसे जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है दोस्तों, ये हमेशा आपके काम के हैं, हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, आप रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं तो, ठीक है। और शिवसेन सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिवसेन सेंगर की रचना है शिवसेन सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में के रूप में लिखा गया। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ये चीज आपको बतानी है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, 10 का उत्तर बताना है दोस्तों। प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे गए हैं इस पुस्तक में ये चीज बताया गया है कि आप जो पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, है ना, कौन कौन टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था, अभी हमने पढ़ लिया कि सर ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, बिल्कुल सही बताया है अधिकांश लोगों ने, हिंदी शब्द सागर बिल्कुल सही है। मंजू वाला, हेमा जी, भावना, अनीता जी, लालदास जी, है ना, चंदन जी, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास
का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखो हमने पहले पढ़ लिया रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये लिखा गया। बाद में इसी को परिवर्तित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया गया, व्यवस्थित रूप दे दिया गया, है ना। ये चीज तो हमने कर ली। अब 1929 में हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगला फिर आपको क्वेश्चन बताना है कि इनमें से वह कौन सी रचना है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। दोस्तों उसी क्वेश्चन को देखो, हमने गारसादा तासी जी का ग्रंथ देखा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। गारसादा तासी का ग्रंथ देखा, उसको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए अलग अलग एग्जामों में। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का जो इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है उसका भी अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया कि किंतु शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, तो वो कौन सा था। आपने बिल्कुल सही चयन किया कि सर रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है, यानी कि सी नंबर। बिल्कुल सरल वे में आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि ये चीज है, ये मैटर है, फिर आपसे उसी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सभी लोग तैयार रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें दोस्तों, है ना। और अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक भी आप बता सकते हैं कि सर की क्लास ज्वाइन आप कर सकते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 13 है और 13 का उत्तर हमें बताना है। सुनील शर्मा, मीना कुमारी जी, सुनील शर्मा हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर बने दोस्तों, सभी लोग बने, जो रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने, ठीक है। उनके लिए बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल, ट्रिक से भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, विस्तृत भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से भी आपको वीडियो मिल रहे हैं दोस्तों। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। पादरी F.E. केई, पादरी एडिसन ग्रीव्स, गारसादा तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 में आपको चयन करना है। पीजीटी परीक्षा 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर पादरी एडिसन, है ना, एडिसन ग्रीव्स द्वारा ये लिखा गया। आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, है ना। ये भी आपको याद रख लेना, कौन सा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब इसको याद रखेंगे, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है और पादरी एडिसन ग्रीव्स द्वारा ये लिखा गया, यानी बी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. केई द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों यहां जो कंफ्यूज करने वाली बातें थी वो दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन कौन से थे, एक तो पादरी F.E. केई थे और एक थे कौन, आपके पादरी एडिसन, ठीक है। इनमें से दो में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके पादरी F.E. केई लगा आते, लेकिन अब यहां से आपको याद रख लेना है कि स्केच ऑफ दो लिटरेचर जो लिखा वो किसने लिखा, पादरी एडिसन ग्रीव्स साहब ने, और पादरी F.E. केई ने जो लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। ये दो क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन आपको पैदा करते हैं, ठीक है। और वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इन्होंने लिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी इसके विशेषांक में ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयास किया गया वो इसी में किया गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। इसको सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करें। और ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल सरल वे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सरल वे में। यानी कि एक पॉइंट है, एक प्रश्न है, उसके कितने प्रकार से प्रश्न बनेंगे, कितने
प्रकार से पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, ये चीज भी आपको बताना। हिंदी अनुवाद की बात हो रही है तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। बहुत बढ़िया आंसर। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद किया वो किया है किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने, ये भी आपको याद रख लेना है। बोले सर ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ये किशोरीलाल गुप्त ने कर दिया। एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक नंबर। अब ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास, अब ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से किया। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा, किस नाम से किया, तो आप बता देना हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब यहां पर किशोरीलाल गुप्त के बारे में बहुत ही बढ़िया दिया है कि किशोरीलाल गुप्त का जन्म हुआ था 1916 में, भदोही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये पंडित थे, बहना पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव, गुप्त जी को क्या कहा जाता था, बिंद गौरव से सम्मानित किया गया। और गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है, ये भी आपको याद रख लेना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त जिनका जन्म 1916 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद भी किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। एक एक चीज, एक एक फैक्ट आपको क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। देखो लेखक का नाम पूछ लिया गया दोस्तों अब यहाँ पर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का। ठीक है, तो रुचि जी अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक कौन सी है, बड़ी अच्छी है, सभी लोग खरीद लेना है ना, और इससे आप पढ़ना, बढ़िया है, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। और बुक भी मैं लेकर के आऊंगा कि कौन सी बुक आपको एग्जाम के लिए खरीदनी है, वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, है ना, है ना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो बिल्कुल सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी की पुस्तक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों क्या किया है, काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है, तो ये तो आपने पढ़ लिया, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं। ठीक है, इसका आपने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। देखो क्वेश्चन कितने प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, उन सभी प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है, तैयार रहना है। ममता चौहान जी, प्रश्न क्रमांक 17 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, तो बताओ किसका किया है। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आएगा। अभी हमने पढ़ लिया था कि सर जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, इसका हिंदी अनुवाद किया तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेनी है। और दोस्तों ये आपका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी बी नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ऐसी चीज, ऐसी पद्धति दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि जिसने पहली बार भी पढ़ा होगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना, और जो साथी निरंतर पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको बताना है कि किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। देखो दोस्तों क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे आपको यहां पता चलता है कि कितने तरीके से आपको क्वेश्चन, सभी के लिए हमें तैयार रहना है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ हिंदी किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, तो आपका उत्तर फिर से उत्तर होगा, बोले सर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी डी नंबर आपका यहां पर फिर सही हो जाएगा,
है ना, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कि बहुत तरीके से यहां पर पूछे जा रहे हैं, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? देखो कितनी सरल भाषा दी है दोस्तों, इतनी सरल भाषा और आराम से आपको बताया गया कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। सर्वप्रथम काल विभाजन शिवसेन सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बोले सर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। और यहां पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन साहब हैं और इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि आदिकाल की अंतिम सीमा ग्रियर्सन ने कितनी मानी है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? 1400 ईस्वी। क्या बताओगे? 1400 ईस्वी ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। सबसे पहले काल विभाजन किया है ग्रियर्सन साहब ने, है ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा दोस्तों हर एक प्रकार से। अब आपको 20 का उत्तर बताना है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? हम पढ़ते हैं मिस्र कौन सी पढ़ते हैं, कौन सी रचना पढ़ी है हमने जिसमें सर्वाधिक कवियों के नाम उपयोग किए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, और 20 का बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन उत्तर है आपका कौन सा दोस्तों? मिस्र बंधु। यहां पर गलत नहीं करना है दोस्तों, यहां पर गलत आपको नहीं करना है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के जो है नाम के सर्वाधिक उपयोग किया है? हम क्या पढ़ते हैं कि मिस्र बंधु विनोद में, मिस्र बंधु विनोद जो रचना है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपनी कृति मिस्र बंधु में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम उल्लेख किया है। ये चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक कवियों का उल्लेख मिस्र बंधुओं ने किया है मिस्र बंधु विनोद में, ठीक है। ये चीज आपको, यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर को गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है, ठीक है। अब अगला आपको बताना है मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताना है। या ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए मिस्र बंधु जो मिस्र बंधु थे, मिस्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। आपने कई बार पढ़ा है कि जो मिस्र बंधु थे ये 3 भाई थे। इन तीनों भाई के नाम आपको याद होनी चाहिए। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से आप देखो कौन सा आपको सही लगता है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, ये कौन से हैं दोस्तों? कौन सा विकल्प आपने चयन किया है? तो आपका राइट आंसर 21 में। और तो हमने क्या पढ़ा था? गणेश श्याम सुखदेव, बहुत ही बढ़िया आंसर, गणेश श्याम सुखदेव, ऐसे आपको याद रख लेना है, गणेश श्याम सुखदेव। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल आपने सही चयन किया है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश श्याम सुखदेव आपका सही होगा, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। कितने भाग थे दोस्तों? 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और जबकि चौथा जो भाग है ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। और मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है। अब यहां से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मिस्र बंधु विनोद ये रचना किसकी है? आप बोलोगे दोस्तों मिस्र बंधुओं की है। मिस्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे, है ना। अब जो मिस्र बंधु विनोद है कितने भागों में प्रकाशित हुई?
4 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में, है ना। अंतिम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। और मिस्र बंधु विनोद ने प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न कहा। क्या कहा? हिंदी नवरत्न कहा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं यहां से, ठीक है। फिर आपसे मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, यानी 22 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपने 22 में बिल्कुल सही चयन किया कि सर 1934, यानी कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। 1934 में ये प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और अंतिम जो भाग था, चौथा भाग था, 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सरल वे में हम समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से अपन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? कितने भागों में प्रकाशित हुआ? अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, हमने यहां पर विस्तृत पढ़ लिया। अब नीचे आपके किस प्रकार के क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाएंगे वो चीज यहां आपको बतानी है, ठीक है। तो मिस्र बंधु विनोद ये कितने भागों में प्रकाशित हुई, ये चीज आपको बतानी है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये 4 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम 3 भाग दोस्तों कब प्रकाशित हुए? 1913 में और अंतिम चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो इतनी मिस्र बंधु के नाम से आपको पता है। और सबसे ज्यादा 5000 कवियों का उल्लेख इस मिस्र बंधु विनोद में मिलता है, ठीक है। यशरथी जी, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो बताएं जल्दी से, परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? यानी कि 24 का आंसर आपको बताना है। संवत 1890 से संवत 1925, ये 4 विकल्प हैं। 4 में से आपको परिवर्तन काल की समय सीमा बतानी है। क्या निर्धारित की है दोस्तों? 24 में। सभी लोग लाइक जरूर कर देना एक बार। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों, वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ठीक है, और भी जो भी आपकी समस्याएं रहती हैं सभी के बारे में चर्चा की जाती है ना। और ज्वाइन वीडियो भी आपको मिलने लगेंगे। तो आपका उत्तर संवत 1890, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखें यहां पर कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया। देखो क्या काल विभाजन किया गया दोस्तों, यहां पर एक एक चीज आपको क्लियर की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना। और आराम से अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। प्रारंभिक काल इन्होंने कहा सबसे पहले 700 से 1400 विक्रम संवत के काल को इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आरंभिक काल नाम दिया। आरंभिक है दोस्तों यहां पर, है ना, आरंभिक। और प्रारंभिक तो गणपति चंद्रगुप्त ने, है ना, 700 से 1440 विक्रम तक। माध्यमिक काल कहा 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। अलंकृत काल कहा इन्होंने 1681 से 1889 विक्रम संवत, है ना। परिवर्तन काल जो आपसे पूछा गया था वो ए है, 1890 से 1925 विक्रम संवत। और वर्तमान काल नाम दिया 1926 विक्रम संवत से अब तक के काल को वर्तमान काल नाम दिया, ठीक है। तो इनको सभी लोगों को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित ही दोस्तों पूरे क्वेश्चन कवर करके आएंगे। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, यानी कि 25 का आंसर आपको चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रश्न क्रमांक आपका 25 है। प्रश्न क्रमांक 25 में 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893 और प्रथम उत्थान काल की अगर बात की जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने 1868 से 1893 ईस्वी का जो काल है ये प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। 1868 से 1893 ईस्वी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखो यहां पर कैसे इन्होंने निर्धारित किया है दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल 1868 से 1893 ईस्वी, है ना, संवत। और ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। 1925 से 1950 द्वितीय उत्थान काल, 1893 से 1918, है ना, ईस्वी।
सॉरी, ये 1893 से 1918 ईस्वी द्वितीय उत्थान काल है। और इसमें अगर संवत की बात करें, अगर संवत पूछा जाए तो 1868 से 1893 ईस्वी है और संवत 1925 से 50 है। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय उत्थान काल संवत 1950 से 1975, या फिर ईस्वी की बात करें तो 1893 से 1918। ठीक है, तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये भी आपको याद रख लेनी है। भारतेंदु जी की अगर बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भारतेंदु जी को, है ना। और भारतेंदु जी के नाम पर ही क्या हो जाएगा, इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। तो ये प्रथम उत्थान काल और द्वितीय उत्थान काल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर देखो, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो क्या की है, अब प्रथम उत्थान काल हमने पढ़ लिया, प्रथम और द्वितीय। अब दोनों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है दोस्तों, यहां पर संवत पूछ लिया गया है, संवत, तो जल्दी से चयन करें कि प्रथम उत्थान काल का जो समय माना है, जो कालावधि मानी है, वो क्या मानी है। यहां पर आपको सबसे पहले तो पढ़ाया गया और उसके बाद आपसे पूछ लिया गया, तो आपको उत्तर का भी चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा, एजुकेशन विजन स्नेहा जी, प्रश्न क्रमांक 26 में हमने अभी यहां पर पढ़ा था कि सर यहां पर देखो प्रथम उत्थान काल यानी कि 1925 से 1950, संवत 1925 से 1950। तो यहां पर भी दिया है कि संवत 1925 से 1950 ये प्रथम उत्थान काल माना है शुक्ल जी ने। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी पर नहीं बनते, अगर आपने पढ़ा है तो केवल आप पर बनते हैं, बाकी सरल सरल क्वेश्चन तो सब पर बन जाते हैं, है ना। तो इसमें आपका कट ऑफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो आपसे बने और किसी से ना बने। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं जो सबसे बढ़ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं के वहीं हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। अब द्वितीय उत्थान पूछ लिया गया, सबसे पहले पूछा गया था प्रथम उत्थान काल, है ना। अब द्वितीय उत्थान काल आपसे पूछा गया, तो यहां पर ईस्वी में दिया है, और ईस्वी में दिया है तो आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर, ए यानी कि 1893 से 1918 ईस्वी का जो काल है ये द्वितीय उत्थान का समय माना जाता है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए अनीता जी, सिकंदर जी बिल्कुल सही है इसका। अब यहां से आपको भागना नहीं है कि सर ये प्रश्न थोड़ा कठिन है या ये प्रश्न आपके बिल्कुल सरल आपको लग रहे हो शायद। ठीक है, लेकिन अगर इस वे में आप पढ़ते हैं कि आप सरल सरल पढ़ते हैं, कठिन भी उसमें आते हैं और आपका अध्ययन अच्छे से होता है, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर आपने देखा होगा कि नागरी प्रचारणी सभा जो आपने देखी दोस्तों, और इस नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हमें बतानी है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर कौन ने बताया है, डी हेमा सिंह जी, डी नंबर यानी कि 1893। ठीक है, 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में ईस्वी में हुई थी। श्याम सुंदर दास जी ने की थी। किसने की थी, श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति की प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है, और हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक भी कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1893 में इसका प्रकाशन हुआ था। इतनी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे दोस्तों, है ना। वीडियो को शेयर भी करना है। इतनी बढ़िया बुक आपको मिली है, आप लोग जरूर खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य घटना चक्र, हिंदी साहित्य घटना चक्र, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
या फिर आप दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया, उसका फिर विवरण भी आपको दिया गया है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1895 में, 1893 में, 1898 में, 1890 में, यानी कि 29 का उत्तर आपको लिखना है। 29 का उत्तर लिखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ लिया, बोले सर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, नागरी प्रचारणी सभा, देखो यहां काशी नागरी प्रचारणी सभा दिया गया और यहां पर दे दिया गया नागरी प्रचारणी सभा, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वही नागरी प्रचारणी सभा है। इस प्रकार से ये टीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो किया था वो किस संस्था ने किया था, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा याद बताने वाला हूं कि यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि हिंदी शब्दकोश है ना, हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है किया गया और हिंदी शब्दकोश के लेखक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्दकोश के है ना, शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। लेकिन आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा गया कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, तो आप बता देना नागरी प्रचारणी सभा ने किया है, जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, और श्याम सुंदर दास की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, कौन नहीं थे बताना है दोस्तों, कौन नहीं थे, 32 का आंसर हमें चयन करना है। बाबू श्याम सुंदर दास नहीं थे, पंडित रामनारायण मिश्र नहीं थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, ठाकुर शिव सिंह कुमार नहीं थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका श्याम सुंदर दास की थी, लेकिन और भी इसके संस्थापक सदस्य थे। उन सदस्य में से कौन नहीं थे, ये चीज आपको बताना है। CIC प्रवक्ता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब पूछा गया तो आपने उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सी, यानी कि रामचंद्र वर्मा। ये रामचंद्र वर्मा जो थे ये नहीं थे, यानी कि सी नंबर। ठाकुर शिव कुमार सिंह ये थे, है ना, रामनारायण मिश्र थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, रामचंद्र वर्मा ये नहीं थे, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का योगदान मुख्यतः इसमें था। ठीक है, लेकिन रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन किया था किसने, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। इस संपादक मंडल के सदस्य थे रामचंद्र वर्मा। ये के काशी नागरी प्रचारणी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रामचंद्र वर्मा ने लिखी, जो कि हिंदी शब्द सागर संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की बताना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इसकी स्थापना पढ़ ली, उसके संस्थापक सदस्य पढ़ लिए। ठीक है, अब दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपको बतानी है। 4 विकल्प हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये चैलेंज प्रश्न आपका है, आप लोगों को कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, है ना, तो सभी लोग जल्दी से बताएं। जो भी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, है ना, नेट जेआरएफ की कर रहे हैं, और दोस्तों आरपीएससी आदि टेट एग्जाम की कर रहे हैं, वो सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाएं। ज्वाइन मेंबर अगर आप बनते हैं, रेगुलर आप अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों
आपको बहुत सारा यहाँ पर फायदा होने वाला है। जो भी PDF आदि स्टडी मटेरियल होता है वो आपको ज्वाइन मेंबर को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, और वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी साहित्य घटना चक्र करके ये पुस्तक है, हिंदी साहित्य घटना चक्र की ये पुस्तक है दोस्तों। आप मांगेंगे तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, ऐसी ऑथेंटिक बुक हैं जो आपको मैं बताऊंगा, है ना। एक बुक ये भी रखी है अपने सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर विवेक शंकर जी की, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी बुक हैं जो अच्छी बुक हैं, है ना, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपका सिलेक्शन करवाएंगी, जो आपके लिए दोस्तों पढ़ने में मजा आएगा, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में दिया गया, आपको एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। अब यहां पर अपन ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दोस्तों। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ा है उसमें आपको ऐसा कुछ लगा है कि कोई कठिन प्रश्न ऐसा लगा हो, क्योंकि बिल्कुल सरल वे में अपन ने पढ़ा, बिल्कुल आसानी से आपने पढ़ा है, ठीक है। तो स्नेहा जी, एजुकेशन विजन, लीना, सुनील शर्मा जी ज्वाइन मेंबर है हमारे, ललित जिंदल जी हैं, ठीक है। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ज्वाइन करने के लिए 9098 60 92 91 ये आपका है, ये आप दोस्तों जरूर पढ़ें, ठीक है। जो नेट JRF के लिए है, मैं बिल्कुल व्यवस्थित अध्ययन आपके लिए करवा रहा हूं दोस्तों ज्वाइन मेंबर के लिए, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं। सबसे पहले कल मैंने एक जो वीडियो आपको दिया था, एक वीडियो आपने कल वाला देखा होगा, उसमें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। और दोस्तों उसको हमने पढ़ा भी था, क्रमबद्ध पढ़ा था, उसके सन भी आपको बताए थे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। ये घटना चक्र की बुक है, आप जरूर खरीद सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये बुक का नमूना है इस प्रकार से, है ना। ये घटना चक्र की, इसको देख लो जरा, ये बुक है, हल प्रश्न पत्र, आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य TGT PGT CIT ग्रेड नेट JRF एग्जाम के लिए बिल्कुल सही है ना। इसके लिए आप जरूर खरीदें, वीडियो को लाइक करें, बढ़िया बुक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं बहुत सारी चीजें दोस्तों ट्रिक से याद करवाता हूं, बहुत सारी, लगभग 59 वीडियो की शायद प्लेलिस्ट आपने देखी होगी, 59 वीडियो की प्लेलिस्ट देखी होगी आपने, है ना। बहुत सारा हिंदी साहित्य तो मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया है। इसी प्रकार से सभी लोग जुड़े रहेंगे, लाइक और शेयर अपने मित्रों तक करते रहेंगे। एक चैनल पर जाना, सेल्फ स्टडी क्लासेस पर क्लिक करना, चैनल पर, है ना, क्लिक करोगे ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना दोस्तों, आपको एक 59 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 104 या 105 वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, चाहे वो मास्टर कार्ड वाले हों, HP टेट वाले हों, LT ग्रेड वाले हों, TGT वाले हों, PGT वाले हों, नेट वाले हों, RPSC वाले हों, है ना। उनका बहुत सारा कोर्स कवर किया है। एक पूरा 25 घंटे का वीडियो मैंने दिया है, पूरा 25 घंटे का वीडियो दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। एक 10 घंटे का वीडियो भी है दोस्तों, मैंने बिल्कुल ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्नेहा जी ने 2000 प्रश्नों का वीडियो पूरा किया है, यानी कि 25 घंटे का वीडियो इन्होंने देख लिया है ना। और मैंने आपको नंबर दिया है, कौन सा नंबर है, 9098609291, ठीक है। आप रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं तो ज्वाइन मेंबर बन जाइए। ज्वाइन मेंबर के 3 प्लान होते हैं दोस्तों। एक प्लान सिल्वर प्लान होता है, 59 रुपए आपको पे करना होता है। दूसरा गोल्ड प्लान होता है 159, तीसरा होता है दोस्तों आपका 299। इसमें कोई अंतर नहीं है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। आपको अगर लगता है कि सर के द्वारा बहुत अच्छी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीजें आपको दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं नई नई चीजें दी जा रही हैं, तो आप प्लान उसके अनुसार खरीद सकते हैं कि मुझे सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, दारसू शर्मा, लीना शर्मा और कमलेश जी, अर्चना जी, स्नेहा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से जुड़े रहें और आपके लिए मैं मददगार बनूं, है ना,
हेल्पफुल बनूं, हमेशा आपको सजेस्ट करते रहूं, गाइड करते रहूंगा, है ना। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल बहुत सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, ठीक है। एक सिस्टम यूट्यूब के द्वारा चालू किया गया ज्वाइन मेंबर का, है ना, ज्वाइन मेंबर का किया गया, जिसमें यूट्यूब के द्वारा कहा गया कि आप ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से क्लास दें, है ना। तो ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से क्लास वो लगती है। तो जो साथी ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, जो नहीं होना चाहते उनके लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि आप ज्वाइन हो ही। जो व्यवस्थित और अच्छे से पढ़ना चाहते वो ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। बाकी 2 क्लास आपको, एक सुबह 9:30 बजे, एक रात्रि 9 बजे, ये 2 क्लास आपको रेगुलर मिल रही हैं और रेगुलर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो नंदिनी और बबलू जी, सुधा जी, रैना जी, मीना जी, जयप्रकाश जी, है ना, गोपाल जी, मीना, अर्चना जी, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से गोपाल शाह जी जुड़े रहें, यश रत्ती जी, है ना, ममता जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, शेयर करें, लाइक करें, है ना, और इसी प्रकार से जुड़े रहें अंत तक। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय